तो गाइस आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रोक। तो बेसिकली गाइस स्ट्रोक में कैसे केस आएगा आपके पास, जैसे पेशेंट है तो मतलब पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ वन साइड बॉडी वीकनेस और बोथ साइड बॉडी वीकनेस, हिज पावर डिक्रीजेस। ठीक है, हिज पावर डिक्रीज मतलब उसका पावर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। एंड पेशेंट में हैव सम लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, absent nasolabial फोल्ड, ठीक है, absent forehead wrinkles। तो ऐसे एंड पेशेंट है सम ड्रोलिंग फ्रॉम द माउथ, तो ऐसे पेशेंट आ सकता है, ठीक है। एंड हिज बीपी वाज अबाउट 180/100, तो ऐसे करके पेशेंट आ सकता है। तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं स्ट्रोक का है। अब भाई स्ट्रोक दो टाइप का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, ठीक है, और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। अब यार इस्केमिक स्ट्रोक में दो टाइप है, एक तो होता है क्या एम्बोलिक, एक होता है थ्रोम्बोटिक, ठीक है। अब भाई एम्बोलिक जो होता है ना, एम्बोलिक मतलब क्या हुआ, सपोज ये ब्रेन है तो बेसिकली एक तीन रीजन बेसिकली इसमें मेन होता है। एक एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है, एट्रियल फ्लटर की वजह से हो सकता है, तीसरा एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये तीन रीजन की वजह से एम्बोलिक इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। और थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक गाइस मेनली किसके होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, किसकी, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल में क्या है, प्लेक वगैरह बन गया है। एम्बोलिक मतलब क्या, कहीं ब्लड से निकला और आके यहाँ पे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में गाइस क्या होता है ना, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल ही क्या होती है, फट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है, तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, इस्केमिया होगा और न्यूरल सेल का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। और इसमें न्यूरॉन सेल का कैसा डेथ होता है, इरिवर्सिबल डेथ होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है ना कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकता, जैसे लीवर रीजनरेट करता है अपने आप को, है ना। ये हो गया गाइस। उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि ये तो अपन ने देख लिया। उसके बाद ये हम लोग देखिए, उसके बाद जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट में सबसे पहले क्या देखने का, उसका ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो ब्रीदिंग में सर्कुलेशन क्या देखेंगे, BP देखेंगे उसका, और हार्ट रेट देखेंगे, ठीक है। सपोज हार्ट रेट 0 है तो CPR देना है, मतलब वो हार्ट रेट 0 मतलब कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। BP अगर उसका बहुत ही ज़्यादा है तो उसको अपने को BP कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो उसमें अपने को क्या करना है, BP कंट्रोल करना है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। ब्रीदिंग में गाइस क्या होगा, ब्रीदिंग में क्या हो गया कि अपन उसको अगर सपोज ब्रीदिंग अगर उसको एयरवे पेटेंट गाइस कैसा, एयरवे में क्या करना हम लोग सक्शन वगैरह करेंगे। ब्रीदिंग में कैसा, अगर सपोज ऑक्सीजन वगैरह इसमें सेचुरेशन वगैरह करना है तो उसमें हम लोग फेस मास्क पर रखेंगे पेशेंट को, ठीक है। उससे नहीं कंट्रोल हुआ तो बाईपैप वगैरह पर रखेंगे, उससे नहीं कंट्रोल हुआ तो वेंटिलेट कर देंगे अपन, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे हम लोग उसको रख देंगे पेशेंट को। अब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसका ब्रीदिंग एफर्ट है कि नहीं है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल पे रख देंगे, ठीक है। अगर सपोज उसको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी एफर्ट वो खुद ले रहा है तो उसको SIMV मोड पे रख देंगे, ठीक है। और सपोज सिर्फ थोड़ा सा ही अपने को रखना है तो प्रेशर सपोर्ट मोड पे रख देंगे। तो डिपेंड करता है ना उसका मतलब क्या कंडीशन है पेशेंट का, है ना। ये हो गया। तो इसके बारे में गाइस मैंने बेसिकली वीडियो बना रखा है वेंटिलेशन पे, तो जाके देख सकते हैं ICU के उसमें प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने देखा, उसके बाद गाइस अब पेशेंट जो है विथ हेडेक भी आ सकता है, तो ठीक है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उसका इंट्राक्रैनियल टेंशन क्या है, रेज है, इंट्राक्रैनियल टेंशन क्या है उसका, रेज है। तो ICP उसमें क्या होता है, रेज होता है। अब गाइस यहाँ पे होता क्या है ना, अब यहाँ पे होता क्या है एम्बोलिक या फिर इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है ब्लड वेसल को, एक जो क्लोट वगैरह है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लड वेसल क्या होती है, डायलेट होती है। ब्लड वेसल डायलेट होती है ना, तो क्या होता है, क्लोट प्लस ब्लड वेसल का जो डायलेट हो गया, क्या डायलेट हुई थी, डायलेट क्यों होती, अब डायलेट होती है गाइस वहाँ से, तो वाटर लीक आउट होता है बॉडी में, बाहर ब्रेन के बाहर वाटर लीक आउट होगा, तो क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होगा ना, तो जमा होकर ब्रेन पे प्रेशर लगाता है, तो उसको बेसिकली क्या होगा, उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होने का मतलब क्या होता है, विद इन द ब्रेन क्या हो गया, प्रेशर रेज हो गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्लोट प्लस जो ब्लड वेसल जो ऑब्स्ट्रक्ट होती है उसकी वजह से जो उसमें इन्फ्लामेशन हुआ था उसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हुई और वहाँ से पानी लीक आउट होने लगती। तो क्लोट प्लस वाटर, तो इसकी वजह से क्या होगा गाइज, वहाँ पे अगर हम लोग पेशेंट का CT कराएंगे तो इस्केमिक स्ट्रोक में कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक में कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है, ब्लैक कलर शैडो दिखता है अपने को, है ना। उसके बाद गाइज यहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक में कैसा दिखता है, CT हम लोग कराते हैं। बेसिकली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराते हैं, CT कराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखता है, वाइट दिखता है, वाइट शैडो दिखता है। यहाँ पे क्या होता है ना, जब ब्लड वेसल फट जाती है ना तो क्लोट यहाँ पे बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन वगैरह चालू रहता है, तो यहाँ से भी पानी क्या होता है, लीक आउट होता है। तो यहाँ पे क्लोट बाहर का और ब्लड वेसल ये प्रेशर नेक्रोसिस करता है, ठीक है। और यहाँ पे वाइट शैडो मिलता है, क्या मिलता है, वाइट शैडो अपने को क्या मिलता है, CT स्कैन पे वाइट शैडो मिलता है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद गाइज ये तो हम लोग ने हो गया। अगर सपोज कोई यंग पेशेंट में अगर सपोज स्ट्रोक आए, तो यंग पेशेंट में स्ट्रोक आए ना, तो अपने को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करा, हम लोग बहुत सारे अलग तरफ से देखेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे हाइपरलिपिडेमिया है, डायबिटीज़ है, तो हाइपरटेंशन है, तो हम लोग इसमें देखेंगे प्रोटीन यस, ठीक है, प्रोटीन सी, ठीक है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, ये सब हम लोग कराएंगे। उसके बाद ये वो तो कराएंगे ही, प्लस ये भी कराने का अगर यंग में स्ट्रोक आए, यंग बंदे में, तो प्रोटीन यस, प्रोटीन सी, एंटी थ्रोम्बिन, क्योंकि ये सब क्या है, एंटी कोगुलेंट है। इनकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है ना, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, क्लोटिंग हो सकती है बॉडी में ना। उसके बाद हम लोग एंका कराएंगे। एंका क्या होता है, कोई हो सकता है वस्कुलाइटिस तो नहीं है पेशेंट में, वस्कुलाइटिस है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो एंका कराने का ये क्या है, ऑटोइम्यून एंटीबॉडी है, ठीक है, तो एंका करा के देखेंगे, ठीक है। तो अगर यंग में स्ट्रोक आए तो अपने को ये भी देखना है उसको। उसके बाद PTINR, PTT, ठीक है, और INR, ये सब भी अपने को देखना रहता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। तो अगर यंग पेशेंट में आए तो अपने को ये सब भी देखना रहता है, ठीक है। उसके बाद गाइज इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या क्या कराएंगे, तो बेसिकली मेनली सबसे पहले CT स्कैन कराएंगे। यंग में अगर आया तो ये भी कराएंगे। एक और हीमोसिस्टीन लेवल, तो ये भी हम लोग गाइज क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, हीमोसिस्टीन लेवल, तो ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इसकी वजह से भी क्या होता है, ये बेसिकली हीमोसिस्टीन लेवल में अपन क्या देते हैं, बेसिकली विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड देते हैं, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी की वजह से भी ना तो स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड अपने को देते हैं, ठीक है। तो हीमोसिस्टीन हो गया। उसके बाद प्रोटीन यस, प्रोटीन सी, ठीक है, एंका हो गया, AP, उसके बाद हीमोसिस्टीन लेवल, तो इसका भी हम लोग लेवल साथ में पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल भी कराएंगे, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर वगैरह कराएंगे, ठीक है, RFT वगैरह भी कराते हैं पेशेंट में। ECG मेन है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर की वजह से वहाँ पे क्लोट आके जाके क्या होता है, चिपक जाता है, तो हम लोग ECG भी कराते हैं, ठीक है, ECG भी कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं, रैंडम ब्लड शुगर भी कराते हैं, RFT भी कराते हैं, ठीक है। तो RFT, उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट तो हो सकता है, ये तो बेसिकली RFT में शायद से पता चल जाता है, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। मे भी पेशेंट को इसमें एसिडोसिस में पेशेंट जा सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह में भी इसमें पेशेंट क्या जा सकता है ना। तो ये सब भी हम लोग कराएंगे पेशेंट में। हम लोग EEG भी करा सकते हैं ना। और बेसिकली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग कौन सा कराते हैं, CT स्कैन, ये भूलना मत, CT स्कैन ब्रेन। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, कैरोटिड एंजियोग्राफी, तो कैरोटिड एंजियोग्राफी भी हम लोग इसमें करा सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। कैरोटिड एंजियोग्राफी तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड एंजियोग्राफी भी हम लोग पेशेंट में क्या करते हैं, करा सकते हैं, ब्लॉकेज देखने के लिए कहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे डाई डाल के क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं, ठीक है। कैरोटिड एंजियोग्राफी में तो पता चल जाता है कौन से ब्लड वेसल में कितना ब्लॉकेज है, क्योंकि जैसे ही डाई डालेंगे, एक्सरे लेंगे, पता चल जाए। और जहाँ पे वो कलर जा रहा है तो ठीक है, नहीं कलर जा रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है, आगे क्या है, रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर लेस देन 70% कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट देते हैं, जैसे एंटी प्लेटलेट में क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया, ठीक है, एस्पिरिन जैसे 150 mg दे दिया, क्लोपिडोग्रेल हो गया 75 mg दे दिया ना। और अगर सपोज ये हम लोग देते हैं, अगर ग्रेटर देन 70 mg है, से ग्रेटर देन 70% ब्लॉकेज है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक कैरोटिड स्टेंटिंग करते हैं, क्या रे, ठीक है, कैरोटिड स्टेंटिंग करते हैं कि ब्लड वेसल में हम लोग स्टेंट डाल के यहाँ पे बलून इन्फ्लेट कर देते हैं, ठीक है। एक और सर्जरी हम लोग कैरोटिड एंड्रेक्टोमी भी करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वेसल में डायरेक्ट जाते हैं, ब्लड वेसल को हम लोग ब्लड वेसल में इंसिजन लगाते हैं और क्लोट को निकालते हैं, उसके बाद इसको सी देते हैं। तो ये भी सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक अभी करते हैं जब ग्रेटर देन 70% ब्लॉकेज होता है, ठीक है। अब भाई पेशेंट का एक्यूट मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, इस्केमिक स्ट्रोक, सपोज मैंने CT कराया और पेशेंट में आ गया कि पेशेंट इस्केमिक स्ट्रोक का है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इसमें हम लोग एंटी प्लेटलेट देख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली यही सब चलाते हैं, एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल वगैरह हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पे ICP रेज हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो, तो वहाँ पे हम लोग मनिटॉल दे सकते हैं, ठीक है, मनिटॉल दे सकते हैं, ठीक है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। और गाइस याद रखना, यहाँ पे हम लोग एटोरबा देते हैं, ठीक है, एटोरबा 80 mg हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट में। याद रखना गाइस, इस्केमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, विदाउट कंफर्मेशन हम लोग टैबलेट नहीं देते हैं, विदाउट कंफर्म हम लोग एटोरबा दे सकते हैं, पेशेंट में आया ना एटोरबा दे सकते हैं, ठीक है, पर आफ्टर कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल देते हैं, क्योंकि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल सिर्फ किस में देते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक में देते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चलता है, तो हम लोग सिर्फ इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मनिटॉल, ठीक है, सिर्फ जो है हेडेक इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, ICP रेज होने की वजह से सिम्टम आता है उसमें, तो ICP को डिक्रीज करते हैं मनिटॉल से। इसका रेट क्या होता है, डोज क्या होता है, 5 ml पर kg, ठीक है।
ये स्टेट में जाता है, उसके बाद @2 ml पर kg QID में जाता है, ठीक है। सपोज 50 kg का पेशेंट है, 50 kg का पेशेंट होता है गाइज ना, तो 250 ml स्टेट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 ml पर kg के हिसाब से जाएगा, तो 50 मतलब 100 ml जाएगा QID, ठीक है, मतलब 100 ml दिन में 4 बार, ठीक है। तो ये जाएगा मनीटॉल। तो बेसिकली मनीटॉल क्या करता है, बेसिकली ना यहाँ से ब्लड वेसल जो बाहर फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल में ला के यूरिन के थ्रू क्या करता है, निकाल देता है। तो एडिमा कम होगा, तो क्या होगा, मतलब एडिमा कम होगा, फ्लूइड जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो एडिमा कम हो जाएगा, उसकी वजह से ICP का होगा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और गाइस याद रखना, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या देते हैं, बेसिकली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं मनीटॉल, और नहीं तो बहुत ज़्यादा है तो क्रेनियोटॉमी वगैरह भी अपने को सर्जरी में करना पड़ता है, ठीक है, क्रेनियोटॉमी करना पड़ता है, ठीक है। और इस्केमिक स्ट्रोक में गाइस हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, उसको भी देख के हम लोग को ECG देखिए। जैसे एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, सॉ टूथ अपीयरेंस होता है ना, सॉ टूथ अपीयरेंस बोले तो ये ऐसा अपीयरेंस होता है, ठीक है, सॉ टूथ अपीयरेंस। और अगर सपोज एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो ये ऐसे, ठीक है, ऑक्सीलेशन के फॉर्म में रहेगा। फिर क्या ऐसे करके, फिर उसके बाद फिर ऐसे, तो ये ऑक्सीलेशन के फॉर्म में नंबर ऑफ PVO क्या होती है, ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल फ्लटर में। तो यहाँ पे सॉ टूथ अपीयरेंस होता है ऐसे करके एट्रियल फ्लटर में, और यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हो गया। उसके बाद हम लोग पेशेंट में 2D इको भी करा सकते हैं बेसिकली, हाँ, हार्ट की कंडीशन देखने के लिए, क्योंकि हार्ट की कंडीशन आगे जाके सेकेंडरी टू द ब्रेन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो हम लोग ने देख किया, मतलब ब्रेन सेकेंडरी टू हार्ट, ठीक है, ब्रेन में प्रॉब्लम आई सेकेंडरी टू हार्ट की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे अपन लिख सकते हैं ना, स्ट्रोक सेकेंडरी टू एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब स्ट्रोक हुआ एट्रियल फिब्रिलेशन को से, तो दैट इज ऐसा अपन लिख सकते हैं, है ना। तो गाइस इस्केमिक का कोई भी तो मतलब बताना क्या, तो और हेमोरेजिक स्ट्रोक मतलब गाइस मैं बताना क्या चाहता हूँ, सपोज कोई भी पेशेंट आया है, उसको स्ट्रोक का लग रहा है, ठीक है, उसमें सिम्टम है, तो सबसे पहले पेशेंट का क्या करने का, ABC मेंटेन करने का। BP ज़्यादा है तो BP का मेडिसिन अपन लिख सकते हैं। अब गाइस याद रखना, इस्केमिक है, हेमरेजिक है, हम लोग उसमें अटरवा 80 mg दे सकते हैं स्टेट में। उसके बाद गाइस पेशेंट का मेनली क्या कराना है, CT कराना है। यंग स्ट्रोक है तो ये सब भी कराना है, प्रोटीन C, एंटीप्रोथ्रोम्बिन, ये सब भी कराना हो सकता है, उसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है। पर बेसिकली यंग में नहीं होता उतना जल्दी। तो सपोज मैं ओल्ड लेके चल रहा हूँ, 50-60 साल वाला बंदा आ जाता है, 40 साल वाला तो आता है स्ट्रोक लेके, तो CT कराया, इस्केमिक रहेगा तो ब्लैक शेडो मिलेगा, हेमरेजिक रहेगा तो वाइट शेडो मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस्केमिक रहेगा तो एंटी प्लेटलेट देंगे, जैसे एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल वगैरह हो गया। हेमरेजिक रहेगा तो हम लोग क्या देंगे, उसमें मनीटॉल देते हैं, बेसिकली सिर्फ मनीटॉल देते हैं @5 ml पर kg स्टेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 ml पर kg पर डोज के हिसाब से QID अपन चलाते हैं पेशेंट में, है ना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद गाइस आगे जाके पेशेंट में पोस्ट केयर उसका क्या होता है कि पोस्ट ICU केयर उसका क्या रहता है कि पेशेंट का BP कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, लिपिड कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अपन ड्रग लिखते हैं, ठीक है। जैसे अपन अटोरवा हम लोग चालू कर देंगे 40 mg, ठीक है, क्लोपिडोग्रेल 150 और 150 एस्पिरिन और 75 क्लोपिडोग्रेल। उसके बाद मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड वगैरह ये सब अपन चालू कर देंगे डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो जो है पेशेंट कंडीशन, तो बेसिकली रिस्क यही होता है। उसके बाद पेशेंट में अपन ये भी देखना है, पेशेंट में स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट में अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि जो भी स्मोकिंग वाले होते हैं, अल्कोहल वाले होते हैं ना, वो प्रोन होते हैं स्ट्रोक के, क्योंकि वो वेसल को कहीं ना कहीं ना डैमेज करता है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, सब ये सब डैमेज करता है, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रोक। तो होप आपको गाइस समझा होगा कि हम लोग ने ऑलमोस्ट जितना हो सकता था उतना डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रोक।